आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश में यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 भी कह सकते हैं, टीम वर्क। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है सम्मिलित काम। सम्मिलित का मतलब होता है कई सारे लोग जब एक साथ आते हैं तो उसको हम कहते हैं सम्मिलित, और जब कई सारे लोग एक साथ आकर काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं सम्मिलित काम या फिर सम्मिलित कार्य। टुगेदर वी कैन मेक आवर टीम वर्क, मतलब ये है कि साथ मिलकर हम अपने सपनों का काम कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी डन, मतलब ये है कि उसके बाद में हमने जो काम किया है उसका जो जॉय है, मतलब उसका जो आनंद है, वो हम आपस में बांट सकते हैं। टीम वर्क एवरीवन, साथ में आके काम करो या फिर सम्मिलित कार्य करो हर कोई। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू दी हूप, ये कह रहे हैं कि जो बास्केटबॉल होती है उसको हूप से शूट करना बहुत ही मजेदार होता है। तो पहले तो आप ये समझ लो बास्केटबॉल ये स्पोर्ट्स कैसा होता है। तो देखो, ये आपको ऊपर एक सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है, ये हमारी हूप है, ठीक। और ये आप देख रहे हो इस रेड कलर के जो प्लेयर है, इसने अपने हाथ में एक बॉल पकड़ी है और इस बॉल को जब वो इस हूप में डाल देगा तो स्कोर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इस गेम में सिर्फ यही एक प्लेयर नहीं जिसने रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, कई सारे और खिलाड़ी हैं जिन्होंने रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनी है और वो सभी इसके खिलाड़ी हैं, मतलब इसी टीम के खिलाड़ी हैं। जो बास्केटबॉल है वो इस प्लेयर तक कैसे पहुंची, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने उस बॉल को पास करके इस तक पहुंचाया है, तभी ये इंसान इस बास्केट की ये जो हूप है उसमें उस बॉल को शूट कर पा रहा है। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहा है कि जो बास्केटबॉल है उसको हूप के थ्रू शूट करना बहुत ही मजेदार होता है, बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट। और साथ ही में ये भी कह रहा है कि अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति ने उस बॉल को इसको पास नहीं किया होता तो ये व्यक्ति अकेले इस बॉल को शूट नहीं कर पाता। तो एक तरीके से ये इसमें दिखा रहे हैं कि बिना टीम वर्क के ये जो बास्केटबॉल का गेम है ये नहीं हो पाता। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन, मतलब ये है कि जो रिले रेस है वो भी नहीं हो पाएगी अगर कोई भी बैटन नहीं पास करना चाहता है। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये रिले रेस होती कैसे है, ये रिले रेस होती कैसे है। तो देखो, मान लो ये हमारा सर्किट होता है, इसको हम लोग सर्किट कहते हैं, वैसे उसको आप लोग रेसिंग ट्रैक भी कह सकते हो। और यहाँ पे एक हमारी ऐसे स्टार्ट लाइन होती है, यहाँ से कोई भी प्लेयर चलना मतलब दौड़ना शुरू करता है। वो एक राउंड दौड़ कर जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर उसकी टीम का कोई दूसरा व्यक्ति, उसकी ही टीम का कोई दूसरा व्यक्ति इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो ये अपने हाथ में एक डंडी लेकर दौड़ता रहता है। ये व्यक्ति यहाँ पे आने पे जो डंडी है ये इस व्यक्ति को दे देता है, उसी डंडी को हम लोग बैटन कहते हैं। और जैसे ही जो लाल वाला व्यक्ति है ये अपनी रेस दौड़कर जैसे ही ग्रीन वाले को डंडी देता है, ये ग्रीन वाला भागने लग जाएगा और इसी तरीके से ये रेस चलती है। इसी को हम कहते हैं रिले रेस, इसी को हम कहते हैं रिले रेस। तो इसमें यही कह रहा है कि जो रिले रेस है वो नहीं हो पाएगी अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को जो बैटन है वो पास नहीं करेगा। बैटन मतलब वो जो स्टिक है वो पास नहीं करेगा, क्योंकि बिना उस स्टिक के पास हुए दूसरा व्यक्ति भागना नहीं शुरू कर सकता। वी आर दी पार्ट दैट मेक अप दी होल, मतलब ये है कि हम वो पार्ट्स हैं, हम वो टुकड़े हैं जो साथ में आके एक होल यानी एक पूरा बनाते हैं। एंड वी गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल, और हम सभी की जो नजर है वो एक कॉमन गोल की तरफ रहती है। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस व्हेन ए यू और ए मी बिकम एन अस, मतलब ये है कि कई बार एक बड़ा प्लस बन जाता है जब तुम और मैं मिलके हम बन जाते हैं। अब देखो, पहले तो मैं आपको इस पूरे का ओवरव्यू एक देता हूँ छोटा सा,
इसमें ये टीम वर्क यानी कि साथ में मिलके काम करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, और उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उस पे हमारी एक ये पोयम है। शुरुआत इन्होंने इससे करी है कि अगर हम साथ मिलके काम करें तो हम अपना ड्रीम वर्क मतलब सपनों का काम कर सकते हैं, जिससे कि उस काम को करने का जो आनंद है वो भी हम आपस में बांट सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और साथ ही में नीचे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बास्केटबॉल को बास्केटबॉल के गेम में पास नहीं करेगा तो हूप से कोई भी इंसान उस बॉल को शूट नहीं कर सकता है। और साथ ही में कह रहा है कि अगर रिले रेस में कोई भी बैटन को पास करने वाला नहीं है तो रिले रेस नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से इसमें आगे एग्जाम्पल दे रहा है कि हम सभी लोग एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा होते हैं, और जब हम सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो वो चीज पूरी हो जाती है। और हम सभी को अपनी जो नजरें हैं वो हमेशा एक कॉमन गोल पर रखनी चाहिए, मतलब एक ही लक्ष्य पर रखनी चाहिए। और साथ ही में कई बार हम सब साथ में आके बड़ा प्लस बन जाते हैं जब आप और मैं मिलके हम हो जाते हैं। अब इसका आप एक चलिए मैं एक एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक, ए व्यक्ति बहुत अच्छी चेयर बनाता है, बी व्यक्ति बहुत अच्छा पेंटर है, मतलब ये बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, और जो सी व्यक्ति है वो बहुत अच्छा पेंट मेकर है, मतलब इसको पेंट बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब क्या है, ए व्यक्ति चेयर 10 रुपए में बना के बेच देता है, पेंटर जो अपना पेंट है वो 5 रुपए में कर देता है, और ये जो सी व्यक्ति जो कि पेंट बेचता है वो 2 रुपए में अपना पेंट बेच देता है। लेकिन क्या होगा अगर ये तीनों लोग साथ में आ जाएं? अभी तो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं ना। क्या होगा अगर ये तीनों लोग साथ में आ जाएं? अब अगर ये तीनों लोग साथ में आ जाते हैं तो क्या होगा, ए व्यक्ति चेयर बना के जो व्यक्ति अच्छा पेंटर था मतलब बी, उसको चेयर दे देगा, उसको दे देगा चेयर, कहेगा ये लो भैया पकड़ो तुम चेयर। और जो सी व्यक्ति अच्छा पेंट मेकर है वो अपना पेंट दे देगा किसको, पेंटर को, अच्छा सा पेंट अपना दे देगा पेंटर को। तो पेंटर क्या करेगा, पेंटर उस पेंट को बढ़िया से चेयर को पेंट कर देगा। और अब ये जो चेयर है जो कि 10 रुपए की बिक रही थी, अब ये लोग इस चेयर को आराम से 30 रुपए की या फिर 40 रुपए की बेच सकते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जब इन तीनों ही लोगों ने साथ में आकर काम करने का फैसला किया। तो यही चीज इस पूरी पोएम में समझाई जा रही है, जो कि है हमारी टीम वर्क यानी कि साथ में मिलकर काम करने के ऊपर। उम्मीद है अब आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और ये पोएम क्या कहना चाह रही है वो भी समझ में आ गया होगा। और इस पोएम के राइटर हैं जैन निग्रो। तो ये तो हो गई इस पूरी पोएम की मीनिंग। आइए अब इस पोएम में कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। पहला है लेट्स रीड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब ये है कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको उनको कंप्लीट यानी कि पूरा करना है। पहला सेंटेंस है इफ नोबडी पासेस द बॉल इन ए बास्केटबॉल गेम। मतलब ये है कि अगर कोई भी बास्केटबॉल के गेम में बॉल को नहीं पास करेगा देन यू कांट, तो बास्केटबॉल में आप क्या नहीं कर पाओगे, बिना बॉल आपके पास आए आप हुप से उसको शूट नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, आप उसको शूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद अगला है इन ए रिले रेस। मतलब जो रिले रेस है, इफ नो वन पासिस दी बैटन, अगर कोई भी जो डंडी थी जो कि बैटन जिसको हम लोग कहते हैं उसको पास नहीं करेगा देन तो क्या होगा, द रेस कांट गो ऑन, जो रेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अगर आप डंडी नहीं पास करोगे तो दूसरा व्यक्ति भागेगा नहीं, और वो अगर भागेगा नहीं तो रेस वहीं के वहीं रुक जाएगी। थिंक एंड राइट नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये है कि नीचे कुछ काम दिए हैं, अब आपको बताना है इन कामों को करने के लिए हमें कैसे टीममेट्स की जरूरत पड़ती है। तो पहला काम है टू प्ले क्रिकेट वी नीड। मतलब क्रिकेट को खेलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी बैट्समैन यानी कि बल्लेबाज की, बॉलर्स यानी कि गेंदबाज की, फील्डर्स यानी कि खिलाड़ियों की, और कोचेस मतलब जो कि सिखाते हैं क्रिकेट कैसे खेलते हैं उनकी। ठीक है, इसके बाद अगला है टू मेक अ फिल्म वी नीड। मतलब एक पिक्चर बनाने के लिए हमें चाहिए, तो पिक्चर बनाने के लिए हमें कौन कौन चाहिए, हमें चाहिए एक्टर, एक्टर्स मतलब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, हमें ये सब लोग चाहिए, इनके बिना पिक्चर नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से टू रन ए गुड स्कूल वी नीड। मतलब एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए अच्छा स्कूल चलाने के लिए, हमको चाहिए प्रिंसिपल, हमको चाहिए टीचर्स यानी अध्यापक, हमको चाहिए स्टूडेंट यानी कि बच्चे, और हमको चाहिए स्टाफ मतलब जो स्टाफ आपके स्कूल में काम करता है वो। इसके बाद अगला है टू रन ए रेस्टोरेंट वी नीड। मतलब एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हमको जरूरत चाहिए कुक्स यानी कि बावर्चियों की, जो कि खाना बनाएंगे।
वेटर्स मतलब वो लोग जो कि खाना को सर्व करेंगे, और कस्टमर्स जो कि उस खाने को खाएंगे। कंप्लीट द सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू। मतलब ये है कि नीचे कुछ राइमिंग वर्ड आपको पूरे करने हैं, इसमें से एक आपके लिए कर दिया गया है। तो जो किया गया है वो है टीम। तो देखो एक वर्ड इन्होंने पोएम से लिया है जो कि है टीम, और उसका इन्होंने राइमिंग वर्ड बना दिया है जो कि एक बीम। टीम बीम, टीम बीम सुनने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे ही मैंने भी दो वर्ड बना दिए हैं जो कि है प्लस का फ्लश, प्लस फ्लश सुनने में एक जैसा लग रहा है। डन वन सुनने में एक जैसा लग रहा है। अब इसमें जो बाकी वर्ड बचे हैं, हुप, शूट, गोल, जॉय, इनको आपको बनाना है। मान लो आप जॉय को क्या बना सकते हो? आप जॉय को बॉय बना सकते हो, जॉय बॉय। गोल होल, शूट लूट, हुप इसका आप कूप बना सकते हो, या फिर आप इसका लूट बना सकते हो, लूप सॉरी, हुप लूप, LOOP लूप। इसका मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, जो चाहे आप बना लो। अब इसमें अगली एक पोयम है, फॉर वॉन्ट ऑफ ए नेल। फॉर वॉन्ट ऑफ ए नेल द शू वॉज लॉस्ट। फॉर वॉन्ट ऑफ ए शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट। फॉर वॉन्ट ऑफ ए हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट। फॉर वॉन्ट ऑफ ए राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट। फॉर वॉन्ट ऑफ ए बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट। एंड फॉर ऑल एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ द हॉर्स शू नेल। अब देखिए इसकी जो मीनिंग है वो एक स्टोरी के तौर पे की गई है। मतलब ये है कि एक बार की बात है, कहीं पर कहीं युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में एक घोड़ा था जिसके, आपको पता है घोड़े के पैर पे हमारे हॉर्स शू होते हैं, ऐसे लोहे के होते हैं, और ये कीलों के सहारे उसमें लगाए जाते हैं। तो क्या है कि ये जो घोड़ा है इसका जो जूता है उसके कील खो गए, जिसकी वजह से इसका जो जूता था वो निकल गया और वो खो गया। अब क्योंकि घोड़े का जूता खो गया है और घोड़े का जूता अब है नहीं, तो इस वजह से जो घोड़ा था वो हार गया। अब क्योंकि घोड़ा हार गया है तो उस पर बैठा जो घुड़सवार था ये हार गया। अब क्योंकि ये हार गया तो जो बैटल थी, जो जंग थी, वो हार गई। और क्योंकि जो बैटल थी, जो जंग थी, वो हार गए, तो जो राज्य उस बैटल को लड़ रहा था, मतलब जो किंगडम उस बैटल को लड़ रहा था, वो हार गया। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ एक घोड़े के जूते की एक कील की वजह से। ठीक है, तो ये है हमारी इस पूरी पोएम का मतलब। नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन दिस स्पीच बबल। मतलब ये है कि नीचे की जो स्पीच बबल है, इनको हम स्पीच बबल कहते हैं क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं डायलॉग वायलॉग, और उसी को बबल में दिखा दिया गया है। तो वही कह रहे हैं नीचे जो हमारे स्पीच बबल दे रखे हैं इसमें आपको आंसर्स लिखे दिख रहे हैं, आपको इनके क्वेश्चन बनाने हैं। अब देखो अब तक हम लोग क्या पढ़ते थे? अब तक हम लोग पढ़ते थे कि क्वेश्चन दे रखा होता था, ठीक, हमको उसका आंसर निकालना था। लेकिन अब क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं है, अब आंसर दिया है, हमको क्वेश्चन निकालना है। चलो बना लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर है द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। तो इसमें क्या खोने की बात कही जा रही है? इसमें शू यानी कि जूते की खोने की बात कही जा रही है, तभी तो कारण बता रहा है। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है हाउ वॉज द शू लॉस्ट, मतलब जूता कैसे खो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जूता इसलिए खो गया क्योंकि जो नेल था उसका, जो कील था उसका, वो खो रखा था। ठीक, ऐसे ही अगला है द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। ठीक, ये आंसर है। अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। आंसर क्या बता रहा है? आंसर ये बता रहा है कि जो किंगडम थी, मतलब जो राज्य थी, वो इसलिए हार गई क्योंकि जंग नहीं लड़ पाए, क्योंकि जंग नहीं लड़ पाए। तो इसमें किसके हारने की बात कर रहे हैं? इसमें हारने की बात कर रहे हैं किंगडम की। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बना दो, हाउ वॉज द किंगडम लॉस्ट। ठीक, बन गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद में अगला आंसर है द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि जो जंग थी वो हार गए क्योंकि कोई राइडर, क्योंकि कोई घुड़सवार नहीं था। अब इसमें किसके हारने की बात कर रहे हैं? इसमें बैटल के हारने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमें क्वेश्चन किस पे, बैटल पे ही बनाना पड़ेगा। तो बैटल पे क्वेश्चन बना लो, हाउ वॉज द बैटल लॉस्ट, मतलब जो जंग थी वो कैसे हारे। तो इसका आंसर अभी हो गए, जंग थी वो इसलिए हारे क्योंकि जो घुड़सवार था वो था ही नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद में अगला है नाउ मेक 3 मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द पोएम टीम वर्क। मतलब यह है कि ऊपर आपने जो सबसे पहले पोएम पढ़ी थी टीम वर्क नाम से, अब आपको उस पर भी ऐसे ही 3 क्वेश्चन आंसर बनाने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए 2 बना दिए हैं, एक आपको खुद से बनाना है। तो जो मैंने बनाए हैं वो हैं, इसमें क्वेश्चन है व्हाट कैन टीम वर्क डू। ये एकदम शुरुआत में था, शुरुआत की दूसरी लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये है कि टीम वर्क क्या कर सकता है, तो इसका आंसर होगा टीम वर्क कैन डू ड्रीम वर्क।
मतलब जो टीम वर्क है, मतलब जो साथ मिलकर सम्मिलित होकर काम है, वो हमारे सपनों के काम को कर सकता है। अगला है व्हेन वुड इट बी बिग प्लस, मतलब ये है कि बिग प्लस कब होगा, ये आपको पोएम के लास्ट में मिलेगा। व्हेन ए यू और ए मी बिकम एन अस, मतलब ये है कि जब एक तुम और मैं हम बन जाएंगे तो एक बिग प्लस बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये मैंने 2 क्वेश्चन आंसर इसमें लिख दिए हैं। बाकी जो तीसरा वाला है ये आपको खुद से ही समझ के करना होगा। अब इसके बाद अगला है पिक्चर कंपोजिशन। अब देखो नीचे हमारी ये पिक्चर दी है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। ध्यान से देख के लो, समझ लो एक आदमी है जो कि तार वार लगा रहा है, मतलब ये बिजली वाला होगा, ये होगा इलेक्ट्रिशियन। दूसरा एक आदमी है जिसने कि ये जो हमारी जिस पे चढ़ा हुआ है ये लैडर, मतलब ये जो हमारी सीढ़ी है इसको पकड़ रखा है, तो ये होगा लेबरर। इसके बाद एक व्यक्ति है जो कि दरवाजा बना रहा है, तो ये जरूर कारपेंटर यानी कि बढ़ई होगा। दूसरा व्यक्ति है जो कि पेंट कर रहा है, तो ये पेंटर यानी कि पुताई वाला होगा। और आखिरी व्यक्ति है जो कि ईंट लगा रहा है, तो ये मिस्त्री यानी कि मेसन होगा। ठीक, अब इसमें आगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, मतलब हमने ये जो इमेज देखी थी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, आइए इनको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु इज लेइंग द ब्रिक्स, मतलब ये है कि ईंटों को कौन लगा रहा है। तो भैया ईंटों को कौन लगा रहा था, मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मिस्त्री और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेसन। ये वाला जो लिखा है मेसन, इसको यहां पे लिख दो मेसन। ठीक है, हु इज होल्डिंग द लैडर, मतलब जो सीढ़ी है उसको कौन पकड़ रखा है। तो सीढ़ी किसने पकड़ी है, इस व्यक्ति ने पकड़ी है। और मैंने कहा था ये व्यक्ति कौन है, ये है लेबरर यानी कि ये है मजदूर, तो यहां लिख दो लेबरर। ठीक है, हु इज द मैन ऑन द लैडर, मतलब वो कौन आदमी है जो कि लैडर यानी कि सीढ़ी पे चढ़ा है। तो ये आदमी क्या कर रहा है, तार वार लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। मैंने क्या कहा था, ये आदमी बिजली वाला लग रहा है। बिजली वाला माने ये आदमी है इलेक्ट्रीशियन, तो यहां लिख दो इलेक्ट्रीशियन। हु इज मेकिंग द डोर, मतलब दरवाजा कौन बना रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक आदमी बैठा है जो कि दरवाजा बना रहा है। और दरवाजा और लकड़ी के काम करने वाले को हम लोग हिंदी में कहते हैं बढ़ई और इंग्लिश में कहते हैं कारपेंटर, तो ये होगा कारपेंटर, यहाँ लिख दो कारपेंटर। और आखिरी है हु इज पेंटिंग दी वॉल्स, मतलब दीवालों पर पुताई यानी कि पेंट कौन कर रहा है। तो दीवालों पे पुताई करने वाले को हम लोग पेंटर कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेंटर। ठीक है, लेट्स टॉक इन ग्रुप ऑफ 5, मतलब ये है कि 5 बच्चों के ग्रुप में डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन। अब इस बात पे चर्चा करो कि आप कौन से काम को अकेला करना, मतलब अकेले करना पसंद करते हो। एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन ए ग्रुप, और ऐसा कौन सा काम है जिसको कि आप ग्रुप में यानी कि समूह में करना पसंद करते हो। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट एज शोन बिलो, अब आपको नीचे जिस तरीके से दिया हुआ है वैसे एक लिस्ट बनानी होगी। तो उसमें पहले है थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, मतलब ये है कि यहाँ पे आप उन चीजों के नाम लिखो जो कि आप अकेले करना अच्छा लगता है, जो कि आपको अकेले करना पसंद है। जैसे कि हो सकता है आपको पढ़ाई करना यानी कि स्टडी करना अकेले पसंद हो, तो यहाँ लिख दो स्टडी। ठीक है, और साथ ही में हो सकता है आपको टीवी देखना अकेले पसंद हो, तो यहाँ लिख दो टीवी। या फिर कोई और काम हो सकता है तो यहाँ पे वो लिख दो। और यहाँ पे उन कामों को लिखो जो कि आपको ग्रुप में करना पसंद हो, जैसे कि लूडो हो गया। क्या आप लूडो को अकेले खेल सकते हो, ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, LUDO होता है। ठीक है, तो क्या आप लूडो को अकेले खेल सकते हो, नहीं खेल सकते हो ना। ऐसे ही मान लो कैरम खेलना हो गया या कोई और चीज होगी जिसको कि आप ग्रुप में करना पसंद करते हो, तो जो कुछ भी हो उसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दो। अगला है इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप, मतलब ये है कि आपके परिवार में वो कौन से काम हैं जिनको कि इंडिविजुअली यानी कि अकेले अकेले किया जाता है और जिनको कि ग्रुप यानी कि समूह में किया जाता है। तो ऐसे जो काम है जिनको कि आप अकेले करते हो उनको लिख दो और जिनको आप समूह में करते हो उनको लिख दो। अब नीचे देखिए हमारे कुछ इसमें ऑप्शन भी दिए हैं जो कि है माई मदर डिसाइड, माई फादर डिसाइड, आई डिसाइड, वी डिसाइड। मतलब ये है कि आपके माँ क्या डिसाइड करती कि क्या करेंगे, आपके पिता क्या डिसाइड करते हैं क्या करेंगे, आप डिसाइड करते हो कि क्या होगा, और आखिरी में आप सब साथ में डिसाइड करते हो कि क्या होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो कहीं बाहर जाने की बात हो रही है, आपकी मम्मी कह रही हैं कि चलो चल के बाहर कहीं शॉपिंग करते हैं या फिर बाहर कहीं पिकनिक बनाने चलते हैं। आपके पापा कहते हैं कि नहीं चलो कहीं रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। आप कह रहे हो कि नहीं चलो हम लोग मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर में रहना, आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, अब आप सब लोग जब साथ में आओगे तो साथ में आके हो सकता है आप लोग ये डिसाइड करो कि चलो अच्छा कोई बात नहीं हम लोग कहीं नहीं जाएंगे बल्कि घर ही पे कुछ मंगा के बढ़िया सा खा लेंगे। ठीक, तो ये वही चीज दे रखी है। इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में मीम एन एक्टिविटी
ये सारी एक्टिविटी है, पिकनिक, मेला, क्रिकेट मैच एक्सेट्रा विच यू एंजॉय। द रेस्ट ऑफ द क्लास शुड गेस द एक्टिविटी एंड से वेदर इट इज डन इन अ ग्रुप और अलोन। मतलब एक तरीके से गेम है कि एक ग्रुप बना लो, उसमें 2-3 एक्टिविटीज एक दूसरे को बताओ, और फिर जो बाकी का क्लास है वो गेस करेगा कि इन एक्टिविटीज को अकेले किया जाता है या फिर साथ में किया जाता है। बाकी कुछ है नहीं, छोटा सा गेम है। अब नीचे हमारा एक मजेदार छोटी सी पजल दी हुई है जिसको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। अब देखो क्या है कि इस पजल में यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ हमारे वर्ड्स लिखे हैं। अब आप ऐसे कुछ वर्ड नीचे भी लिख सकते हो अलग से, और फिर आपको उनको इसमें ढूंढना होगा। तो चलो 2-3 वर्ड मैं आपके लिए ढूंढ देता हूँ। जैसे कि पहला वर्ड है सम टाइम, तो ये सम टाइम ढूंढा गया है। फिर है एवरीवन, तो देखो एवरीवन कहाँ है, ई, एवरीवन का ई ढूंढो, तो ई पहले लाइन में है और ये हो गया हमारा एवरीवन। ठीक है, ये हमने ढूंढ लिया एवरीवन। इसके बाद में बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल का बी ढूंढो, बी दूसरी लाइन में है, बास्केटबॉल ये रहा, ये हो गया हमारा बास्केटबॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा बास्केटबॉल। तो ऐसे ही मैंने 2 आपके लिए ढूंढ दिए। अब और ढूंढूं, चलो एक और ढूंढ देता हूँ, नो बडी। नो बडी, तो नो बडी का एन ढूंढ लीजिए। नो बडी नो बडी नो बडी नो बडी, एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें लगता है क्योंकि नो बडी कहीं दिख नहीं रहा है। एन 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 एन, हाँ मिल गया, ये रहा नो बडी। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए 3 ढूंढ दिए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको खुद से ढूंढने होंगे। बाकी जो बचे हैं वो है टीम वर्क और बैटन। इसके अलावा भी आप 2-3 वर्ड इसमें ढूंढ सकते हो। जैसे कि ये मुझे यहाँ पे डे दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे डे लिख लो, चाहो तो ऐसे और 2-3 वर्ड इसमें ढूंढ लो। फिलहाल करना, पजल करने में मजा आती है। ठीक है, अब अगली हमारी इसमें एक पोयम दी है और कहा गया है कि आपको इसको आगे की पोयम को लिखना होगा। जैसे कि पोयम शुरू होती है, आई हैव अ कैट बट सॉरी आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई विद इट। मतलब ये है कि मेरे पास काइट यानी मेरे पास एक पतंग है, लेकिन मुझे एक दोस्त चाहिए उसको उड़ाने के लिए। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। मतलब मुझे एक गाना पता है लेकिन मुझे चाहिए कि कोई उसे सुने। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। मेरे पास एक गेंद है लेकिन मुझे कोई चाहिए उसको पकड़ने के लिए। तो मैंने भी ऐसी 2 और लाइनें इसमें लिख दी जो कि हैं, आई हैव अ बैट बट नीड समवन टू प्ले विद। मतलब मेरे पास बैट है, क्रिकेट वाला बैट है, लेकिन मुझे कोई चाहिए खेलने के लिए। आखिरी है, आई हैव अ गुड स्टोरी बट नीड समवन टू लिसन इट। मतलब मेरे पास एक अच्छी कहानी है लेकिन मुझे कोई चाहिए उस कहानी को सुनने के लिए। फन टाइम, मेक ग्रुप ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द क्लास। मतलब ये है कि 10-10 बच्चों का समूह बनाइए और नीचे जो हमारी इतनी सारी एक्टिविटी दी हुई हैं उनको आप क्लास में करके दिखाइए। अब इसके बाद में अगला है से अलाउड। वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म फॉर सम वर्ड्स। मतलब ये है कि कुछ बार हम लोग कुछ शब्दों के लिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, वी यूज आई एम फॉर आई एम एंड आई फॉर आई हैव। दीज शॉर्टन वर्ड्स आर कॉल्ड कंट्रैक्शन। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहा है कि हम कई बार आई एम को आई एम इस तरीके से लिख देते हैं और आई हैव को आई हैव इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये जो हम ऐसे शॉर्ट करके वर्ड्स को लिखते हैं इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन। द मार्क apostrophe is an apostrophe which shows where the letter are left out। और साथ ही में आप देख रहे हो कि जब जब हम ऐसे शॉर्ट करके कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो उसमें हम ऐसे एक apostrophe का मार्क लगा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमने वर्ड को शॉर्ट किया है, मतलब यहाँ पे हमने वर्ड को छोड़ दिया है। ठीक, अब नीचे आप देख रहे हो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि इन्होंने वी विल को ऐसे लिख दिया, यू हैव को ऐसे लिख दिया, वी आर को ऐसे लिखा है, ऐसी कैन नॉट, देयर इज, दे आर, वी हैव, वॉट हैव, इन सबको इस तरीके से लिखा हुआ है। अब नीचे एक ऐसी मतलब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है राइट द कंट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फेस। मतलब नीचे जो फेस दिया है उसके लिए आपको कंट्रैक्शन लिखना है। पहला है हमारा हैज नॉट। हैज नॉट को हम हैजंट लिख सकते हैं, हैज लिख दो, एन लिख दो, डॉट लगा के टी लिख दो। ठीक, उसके बाद डू नॉट को हम लोग डोंट लिख सकते हैं, डोंट के लिए डू, एन लगा दो, फिर ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा दो, इस तरीके से। ऐसे ही हैव नॉट के लिए हम लोग हैवेंट लिख सकते हैं। हैवेंट मतलब पहले आप हैव लिख दो, ठीक, फिर एन लिख दो, डॉट लगा के टी कर दो। आर नॉट के लिए आंट लिख दो, तो इसके लिए आर लिख दो, एन डॉट लगा के टी कर दो, ये हो गया हमारा आंट। अब इसके बाद नीचे दिया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे हमारे कुछ वर्ड दे रखे हैं, आपको इनका फुल फॉर्म लिखना है।
ये हमारे कंट्रैक्शन है, ये हमारे कंट्रैक्शन है, आपको इनका फुल फॉर्म लिखना है। जैसे कि वर्ण को, तो देखो वर्ण का क्या लिखो, पहले ये जो वर आपको दिख रहा है ये वर अलग लिख लो, ठीक है, वर लिख लो, और फिर एंड की जगह पे नॉट लिख दो, वर नॉट। इसी तरीके से वॉजेंट आपको दिख रहा है नीचे, वॉजेंट, ठीक, तो इसमें पहले तो आप वॉज लिख दो और फिर नॉट, वॉज नॉट। इसी तरीके से शी और डबल एल, तो शी डबल एल में पहले तो आप शी लिख दो जो कि कंप्लीट वर्ड है, और डबल एल जो है वो हमारा हो जाएगा विल, तो ये हो जाएगा शी विल, ठीक। और उसके बाद हुस लिखा है तो हुस में आप पहले हु लिख दो, और जहां पे ये अपोस्ट्रोफी लगा है वहां पे हटा के उसको आई एस यानी इस लिख दो, हु इज, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।